हाँ तो मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल V1 कोचिंग सेंटर में। तो मित्रों, अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज या वीडियो मिल जाती जिससे हम अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते, तो समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को अर्थशास्त्र के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस के तौर पे कराने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोगों के स्क्रीन पे है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विकास। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। देखिए आप लोगों के स्क्रीन पे है पहला प्रश्न, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। विकास का महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन है आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास, उच्च विकास। मैं हर एक प्रश्नों को 2 या 3 बार पढ़ूंगा जिससे आप लोगों को याद हो जाए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आय, यानी कि आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया है, विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। ऑप्शन है मुद्रा बैंक, विश्व बैंक, सहकारी बैंक, एशिया बैंक। आप लोग आराम से कमेंट करके बताते रहिए। जितना आप लोग कमेंट करके बताएंगे उतना ही आप लोगों का फायदा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, यानी कि आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के अनुसार, मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्च स्तर पर है। मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्च स्तर पर है। ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया है, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ऊंचा है या अधिक ऊंचा है। ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। कमेंट करके आप लोग बताते रहिए, तब तक मैं एक बार और प्रश्न को पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पर था। बताना है, विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पर था। ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित है। ऑप्शन है ब्राजील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, यानी कि सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया है, निम्न पड़ोसी देशों में मानव विकास की दृष्टि से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। अथवा में करके आप लोगों को दिया है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में
निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास की दृष्टि से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? या फिर अथवा में करके दे सकता है, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये सभी। आपको बताना है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ये सभी, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, ये सभी। प्रश्न दिया है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, देखिए सवाल जैसा दिया हुआ है, कोई बात नहीं, कर लेना आप लोग। देखिए दिया है, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवार की आय क्रमशः 4,000, 7,000, 3,000 है, तो चौथा परिवार की आय क्या है? बताना है आपको कि मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000, 3,000 रुपये है, तो चौथे परिवार की आय क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6,000, यानी कि डी सही हो जाएगा। अगर आप इसको हल नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगले वीडियो में हम इसका सलूशन दे देंगे। अगला प्रश्न दिया है, सतत विकास निम्नलिखित में से किस बात पर बल देता है? ऑप्शन है आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण दोहन, पर्यावरण संरक्षण, मानव विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? प्रश्न दिया है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? कमेंट करके बताना है 125वां, 124वां, 129वां, 130वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 130वां, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? ऑप्शन है नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किन नामों से जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को अन्य किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन है औसत आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, और इनमें से कोई नहीं। प्रति व्यक्ति आय को ही व्यक्तिगत आय भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत आय, यानी कि आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है,
शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है? शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। ऑप्शन है 1000 जीवित बच्चों पर, 800 जीवित बच्चों पर, 500 जीवित बच्चों पर, 100 जीवित बच्चों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 जीवित बच्चों पर, यानी कि आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, यानी कि बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? ऑप्शन है केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से शरीर का पोषण स्तर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न दिया है, इनमें से शरीर का पोषण स्तर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है शरीर द्रव्यमान सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर द्रव्यमान सूचकांक, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। हाँ तो मित्रों, यहाँ से आप लोगों का पहला चैप्टर बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो गया, क्योंकि पहले चैप्टर में आप लोगों का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता था उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर करा दिया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे है पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है खनन, विनिर्माण, सूचना, बैंकिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खनन, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, दूध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? दूध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्रक में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक, यानी कि आपका ए सही हो जाएगा। देखिए तीसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है या संबंधित है? ऑप्शन है मछुआरा, शिक्षक, डाकिया, व्यापारी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछुआरा, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है ईंट बनाना, सूत काटना, मत्स्यन, टोकरी बनाना। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्यन, यानी कि आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन खाली स्थान में सम्मिलित है। ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक। आपको बताना है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन खाली स्थान में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक, यानी कि आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, रोजगार में निम्नलिखित में से आर्थिक क्षेत्र की सर्वाधिक हिस्सेदारी है। ऑप्शन है तृतीयक, प्राथमिक, सूचना प्रौद्योगिकी, द्वितीयक।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न दिया है, औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन है प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्रक। कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि द्वितीयक क्षेत्रक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है कुम्हार, शिक्षक, कृषक, मछुआरा। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुम्हार, यानी कि आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत में आर्थिक गतिविधियों में तृतीयक क्षेत्र में कौन शामिल है? भारत में आर्थिक गतिविधियों में तृतीयक क्षेत्र में कौन शामिल है? ऑप्शन है कृषि, उद्योग, सेवाएं, कृषि संबंधित गतिविधियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सेवाएं। अगला प्रश्न दिया है, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित खाली स्थान के मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं। ऑप्शन है सभी वस्तुओं और सेवाओं, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, सभी मध्यमवर्ती वस्तुओं और सेवाओं, सभी मध्यमवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 11वां, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया? ऑप्शन है वर्ष 2008 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2000 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में, यानी कि सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा अधिनियम शामिल है? संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा अधिनियम शामिल है? ऑप्शन है कारखाना अधिनियम, मजदूरी अधिनियम, ग्रेच्युटी अधिनियम, ये सभी। कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, राजपत्रित अधिकारी, सैनिक। कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषि मजदूर, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है उद्योग, कृषि, व्यवसाय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि, यानी कि आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र का लाभ है? निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र का लाभ है? ऑप्शन है व्यापार सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार की सुरक्षा, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजगार की सुरक्षा, यानी कि सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था क्षेत्रक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था क्षेत्रक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? अथवा में करके दिया है,
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन है रोजगार की शर्तों, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग के स्वामित्व, यानी कि आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्रक, खनन क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक, कृषि क्षेत्रक। प्रश्न दिया है द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्रक, यानी कि आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2017 से 2018 में द्वितीयक क्षेत्रक में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? ऑप्शन है 49%, 11%, 15%, 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं? निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं अथवा करके दिया है निम्नलिखित में से किसको कृषि और सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, चतुर्थक क्षेत्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक, यानी कि आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ऑप्शन है निजी स्वामी, सरकार, सरकार और निजी हाथों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार के हाथों में, यानी कि सरकार, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र है। ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तृतीयक, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है बड़ी कंपनियों के पास सबसे अधिक संपत्ति है, सरकार के पास संपत्ति है, लोगों का एक समूह अधिकांश संपत्ति का मालिक है, एक व्यक्ति के पास अधिकांश संपत्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार के पास संपत्ति है, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है अथवा सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। हाँ तो मित्रों यहाँ से आप लोगों का दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है मुद्रा और साख। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों के सामने पहला प्रश्न दिया है। देखिए प्रश्न दिया है विनिमय में कम से कम कितने पक्षों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 2, 1, 3, ये सभी। कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 2 की आवश्यकता होती है, यानी कि आपका ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया है वस्तु विनिमय प्रणाली को कहते हैं। ऑप्शन है प्रत्यक्ष विनिमय, अप्रत्यक्ष विनिमय, मौद्रिक, क्रय विक्रय। कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विनिमय, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है भूमिहीन कृषि मजदूर अधिकतर किससे ऋण प्राप्त करता है? ऑप्शन है साहूकारों से, व्यापारियों से, नियोजकों से, बैंकों से।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोजकों से, यानी कि आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, सरकारी समितियों के सदस्य को ऋण की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? सरकारी समितियों के सदस्य को ऋण की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? ऑप्शन है बैंक से, सहकारी समिति से, साहूकार से, कारपोरेट से। कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी समिति से, यानी कि आपका बी सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारत में साख के प्रमुख स्रोत हैं। ऑप्शन है औपचारिक, अनौपचारिक, ए और बी दोनों, बैंक क्षेत्र। कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, औपचारिक अनौपचारिक दोनों, यानी कि सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औपचारिक क्षेत्रों में ऋण का संचालन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है अनुसूचित बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकार, बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है? ऑप्शन है बैंक, साहूकार, नियोजक, व्यापारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोत में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक, साहूकार, ग्रामीण बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहूकार, यानी कि आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक ब्याज दर को कौन निर्धारित करता है? बैंक ब्याज दर को कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन है आरबीआई, बैंक, सरकार, बैंक प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है, अथवा मुद्रा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार, आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में किस प्रकार के लोग शामिल होते हैं? ऑप्शन है अधिकार वर्ग, समान सामाजिक पृष्ठभूमि, व्यापारिक वर्ग, ये सभी। कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान सामाजिक पृष्ठभूमि, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली संस्था निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी समूह, सरकारी संस्था, बैंकिंग तंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं सहायता समूह, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन है बैंकों द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी सदस्यों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदस्यों द्वारा, यानी कि आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? ऑप्शन है वर्ष 1960, 1980, 1970, 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। हाँ तो मित्रों, यहाँ से आप लोगों का तीसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना में से कितना प्रश्न
सही हो रहा है। तो चलिए देखते हैं चौथा चैप्टर, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है वर्ष 1991 में, वर्ष 1989, वर्ष 1995, वर्ष 1960। कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1991, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है व्यापारिक केंद्र स्थापित करना, लाभ कमाना, रोजगार देना, उत्पादों की गुणवत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाभ कमाना, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार क्या है? ऑप्शन है दो देशों के मध्य व्यापार, दो प्रदेशों के मध्य व्यापार, दो नगरों के मध्य व्यापार, दो गांवों के मध्य व्यापार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दो देशों के मध्य व्यापार, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न दिया है, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार होता है। ऑप्शन है सड़क मार्ग से, समुद्री मार्ग से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री मार्ग से, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है? ऑप्शन है रत्न आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ, रक्षा हथियार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ, यानी कि सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा व वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार, बाजारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त करना। कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धा व वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार, यानी कि ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ? ऑप्शन है विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश, निर्धन देश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित देश, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? ऑप्शन है वर्ष 1986 में, वर्ष 1995 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2004 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1995 में, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य रखती है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व व्यापार संगठन WTO, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो, विश्व बैंक। कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, यानी कि WTO, बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 150, 190, 164, 160। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 160, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, वैश्वीकरण ने किसका जीवन स्तर सुधारा है? ऑप्शन है सभी लोगों का, विकसित देश के लोगों का, विकासशील देश के श्रमिकों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित देश के लोगों का, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है? ऑप्शन है किसी प्रश्न है, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है? ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को,
बी निर्माण क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, वैश्वीकरण को विस्तारित करने में किसने बड़ी भूमिका निभाई? ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, परिवहन प्रौद्योगिकी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण शब्द का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 19वीं शताब्दी के ऊर्ध्वार्ध में, 20वीं शताब्दी के ऊर्ध्वार्ध में। अगला प्रश्न दिया है, वैश्वीकरण शब्द का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कारखाने उन स्थानों में। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कारखानों को। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कारखानों। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कारखाने उन स्थानों में स्थापित करती हैं जहां खाली स्थान, सस्ते श्रमिक उपलब्ध हों, सस्ते ऊर्जा संसाधन हो, सरकार का कम हस्तक्षेप जैसे। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कारखाने उन स्थानों में स्थापित करती हैं जहां खाली स्थान है, सस्ते श्रमिक उपलब्ध हों, सस्ते ऊर्जा संसाधन हो, सरकार का कम हस्तक्षेप हो, ये सभी। कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है। ऑप्शन है नए कारखानों का स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी करना, धन का निवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय कंपनियों को खरीदना, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया है, ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार से निम्न में से कौन सा लाभ प्राप्त हो सकता है? ऑप्शन है अविकसित विकासशील देश में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सस्ती कीमतों पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले संसाधन प्राप्त होंगे, ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, वस्त्र निर्यात उद्योग में मजदूरों को कम वेतन मिलने का क्या कारण है? ऑप्शन है कच्चे माल का, हाँ ठीक है चलो 81 रहोगे। अगला प्रश्न है, वस्त्र निर्यात उद्योग में मजदूरों को कम वेतन मिलने का क्या कारण है? ऑप्शन है कच्चे माल की लागत में वृद्धि, मशीनों की बढ़ती कीमतें, ऊर्जा संसाधनों का महंगा होना, उपर्युक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम से छोटे उत्पादकों के हित की रक्षा की जा सकती है? ऑप्शन है सरकारी नीतियों में प्राथमिकता देकर, डब्ल्यूटीओ से न्यायपूर्ण नियम बनाने का आग्रह करके, ए और बी दोनों से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों से, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, अमेरिका की किस कंपनी ने भारत में परक फूड्स का अधिग्रहण किया? ऑप्शन है जेमिनी फूड्स, कारगिल फूड्स, सनराइज फूड्स, एनरिच फूड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारगिल फूड्स, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन परिस्थितियों में आयातित वस्तुएं अधिक लाभकारी सिद्ध होती हैं? ऑप्शन है पहला मुद्रास्फीति के समय, प्राकृतिक आपदा के दौरान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर विपरीत पड़ा है? ऑप्शन है धनी वर्ग, कुशल वर्ग, शिक्षित वर्ग, श्रमिक वर्ग। कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक वर्ग, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के माध्यम से किसी देश में किन संसाधनों का आगमन होता है? ऑप्शन है वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी या तकनीक, कुशलता, पूंजी, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। हाँ तो मित्रों, यहाँ से आप लोगों का चौथा चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे पांचवा चैप्टर, जिसका नाम है उपभोक्ता अधिकार। तो चलिए इस चैप्टर को भी समाप्त करते हैं। देखिए आप लोगों की स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिया है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस रूप में हुई? ऑप्शन है सामाजिक शक्ति, उपभोक्ता जागरूकता, अनैतिक व्यवसाय, ये सभी। कमेंट करके आप लोग बताते रहिए, क्योंकि जितना कमेंट करके बताएंगे उतना ही आपका फायदा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता जागरूकता, यानी कि आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन है वर्ष 1982, वर्ष 1985, वर्ष 1984, वर्ष 1986। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1986, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किस वर्ष व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ? वर्ष 1960, वर्ष 1965, वर्ष 1970, वर्ष 1975। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1960, यानी कि आपका ए सही हो जाएगा।